जय श्री कृष्णा दोस्तों, हम अपने कैपिटल गेन के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आज के लेक्चर में हम समझने जा रहे हैं जो हमने कंप्यूटेशन देखी है। कैपिटल गेन की जो कंप्यूटेशन होती है उसमें जितने भी हमने टर्म्स देखे हैं, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्सेशन, इम्प्रूव, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, वो सारी की चीज़ें एक एक करके कंप्लीट करेंगे। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, पेज नंबर है आपका 164। दोस्तों, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है कि सामान बेचने मतलब असेट बेचने पे जो आपको पैसा मिल रहा है, जो मॉनेटरी टर्म्स में जो पैसे मिल रहे हैं कैश बैंक में, वो तो है ही, प्लस अगर कोई काइंड में भी मिल रहा है ना जो अदर देन कैश है, तो उसकी हम फेयर मार्केट वैल्यू ले लेंगे। मान लेते कि भाई ज्वेलरी मिल गई आपको, है ना, एक सेकेंड, ज्वेलरी मिल गई और वो ज्वेलरी की फेयर मार्केट वैल्यू 50 लाख है, तो 50 लाख उसकी हो जाएगी मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू। तो प्लस क्या होगा जी, जो आपके बैंक में मिला है वो, प्लस जो काइंड में मिला है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू। ये है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का मतलब। फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, बदले में जो आपको मिल रहा है वो कंसिडरेशन कहलाता है। मतलब सामान असेट बेचने पे जो पैसा मिला वो, और प्लस अगर काइंड में कुछ मिल गया, गाड़ी बंगला घर कुछ मिल गया, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, वो मान लेंगे सेल कंसिडरेशन। आगे चलते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र करने पे अगर कोई खर्चा किया गया है, आपने किसी एजेंट को अपॉइंट किया, ट्रैवल पे खर्चा किया, स्टाम्प पे, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ब्रोकरेज, कमीशन, कुछ भी जो आपने पे किया है ट्रांसफ़र के लिए, पेपर तैयार करना, लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, है ना, आपने कोई भी खर्चा किया है वो के सारे आ जाएंगे ट्रांसफ़र के एक्सपेंस। अगला है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? COA। खरीदते टाइम, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते टाइम जो आपने पैसा दिया, अगर आपने लोन लेके खरीदा तो उस लोन पे आपने जो इंटरेस्ट पे किया वो भी एक्चुअल कॉस्ट में ऐड कर देंगे। तो वही सारी चीज़ें हैं कि प्रॉपर्टी के कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में इंटरेस्ट भी ऐड हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन परचेज कॉस्ट है बेसिकली। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? परचेज कॉस्ट है। अगर आपने लोन लेके खरीदा है इस असेट को तो वो भी ऐड हो जाएगा। एक सेकेंड, आगे चलते हैं। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है? आपने एक बार घर तो खरीद लिया, प्रॉपर्टी आपने खरीद ली, लेकिन बाद में आपने उसमें कोई इम्प्रूवमेंट करा लिया। एक बिल्डिंग, एक फ्लोर है, दूसरा फ्लोर बना दिया, कुछ ऐसा रिपेयर, मेजर रिपेयर कर दिया जिसकी वजह से उसकी इम्प्रूव हो गई, वैल्यू इम्प्रूव हो गई, तो वो हम यहाँ ले लेंगे, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में वो आ जाएगा। लेकिन कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट वही मानेंगे जो 2001 के बाद खर्चा हुआ है। 2001 से पहले जो खर्चा हुआ उसको हम कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं मानेंगे। तो हमने तीन चीज़ें देखी सर, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र में ब्रोकरेज कमीशन, लीगल एक्सपेंसेस, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, वो आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन परचेज कॉस्ट, और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की 2001 के बाद कोई मेजर खर्चा किया आपने जिससे वैल्यू बढ़ गई तो वो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ले लेंगे। अब आगे चलते हैं। इंडेक्स्ड, इंडेक्सेशन, कि सर जो 10 लाख 20 साल पहले लिया है उस 10 लाख में, उस 10 लाख की वैल्यू आज क्या होगी, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन, वो मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो उससे जो वैल्यू आएगी वो बोलेंगे हम उसको इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। उसकी कंप्यूटेशन क्या है? उसकी है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिवाइड बाय जो CII है, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है ये, वो, और इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे जिस साल में आप असेट बेच रहे हो। मान लेते हैं 2021 में बेच रहे हो, तो 2020-21 का जो CII है वो ऊपर आ जाएगा, और जो नीचे
जिस ईयर में आपने खरीदा है, या 2001 या 2001 से पहले है, 02 से पहले है तो आप 2001 और 2 का ले लेंगे। नहीं तो अगर मान लेते 2005 2006 के दौरान लिया है तो वो नीचे आ जाएगा, और 2020 और 21 का ऊपर आ जाएगा, और ये 10 लाख यहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सेम चीज़ है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में। 2001 के बाद आपने इम्प्रूवमेंट का खर्चा किया है तो जो भी कॉस्ट है 5 लाख यहाँ ले लो। 2020 2021 का जो भी है इंडेक्स CII वो ऊपर लो, और नीचे ले लो 2005, जो भी एग्जांपल के लिए 2005-06 में आपने खर्चा किया है। अब ये देखो CII आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पेपर में दिया जाएगा। 2001 2002 का 100 है, और अगर अभी लेटेस्ट वन देखें जो 2021 का दिया गया है वो है 301। क्या है? 301। मतलब मान लेते हैं 10 लाख कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू करंट प्रीवियस ईयर में 301 है, और हमने खरीदा था 2008-09 में तो 137। ये जो है 10 लाख की वैल्यू अब चेंज होके आ जाएगी। कैलकुलेटर ले लेते हैं, बोरा कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं कि सर 10 लाख की वैल्यू क्या चेंज हो जाएगी। अगर 10 लाख इंटू 301 डिवाइड बाई 137, तो दोस्तों देखो 10 लाख की जो वैल्यू है वो आपके निकल के आ रही है 21,97,080 है ना। तो 10 लाख 2008-09 में 2020-21 में बन चुके हैं 21 लाख। तो ये इसको ही कहते हैं इंडेक्सेशन। अब आगे देख रहे हैं 10.7 व्हेन द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन इज नॉट अवेलेबल। कब आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा? इन द फॉलोइंग केसेस बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन इज नॉट अवेलेबल इवन इफ अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर तो हुआ है फिर भी इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। वो कौन से ऐसे केसेस हैं? बॉन्ड्स और डिवेंचर अदर देन कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट। मतलब बॉन्ड्स और डिवेंचर लॉन्ग टर्म भी रहेंगे ना तो इंडेक्सेशन आपको नहीं मिलेगा। शेयर्स इन और डिवेंचर ऑफ एन इंडियन कंपनी acquired by utilizing convertible foreign exchange as mentioned into under provision of section 48 applicable to a non-resident। कोई फॉरनर है, नॉन रेजिडेंट एसएससी, अगर वो डिवेंचर और शेयर्स बेच रहा है इंडियन कंपनी के, उसके बदले उसको खरीदने के लिए उसने फॉरेन करेंसी यूज किया है तो उसको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बॉन्ड और डिवेंचर और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय द RBI, इसके केस में भी आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। तो एक थ्योरी का सवाल आ सकता है कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट कब कब नहीं मिलेगा, तो ये 3 पॉइंट आपको लिखने पड़ सकते हैं। बॉन्ड और डिवेंचर अदर देन कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट, शेयर्स इन और डिवेंचर ऑफ एन इंडियन कंपनी एक्वायर्ड बाय यूटिलाइजिंग। मतलब जो कोई विदेशी बंदा है वो इंडिया में शेयर्स और डिवेंचर खरीद रहा है किसी कंपनी को और उसके लिए फॉरेन करेंसी उसने यूज किया है, ठीक है ना, तो उसको नहीं मिलेगा इंडेक्सेशन। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 10.8 कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10। कैपिटल गेन कब एग्जेम्प्ट रहेगा सेक्शन 10 में, वो सारे पॉइंट हम देखने जा रहे हैं। इन द केस गिवन बिलो कैपिटल गेन्स आर नॉट चार्जेबल टू टैक्स। सेक्शन 10 जो है वो इनकम टैक्स का सेक्शन 10 हमेशा एग्जेम्पशन ही बताता है। जितने भी टाइप के एग्जेम्पशन है वो सेक्शन 10 में, और डिडक्शन आपको चैप्टर 6 में मिलेगा अंडर सेक्शन 80 की पूरी सीरीज है जिसमें डिडक्शन मिलेगा। अब यहाँ हम कौन से देख रहे हैं, सेक्शन 10 है, तो सेक्शन 10 में हर वो केसेस मेंशन होंगे जिसमें कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट रहने वाला है। 54 की जो सीरीज है ना कैपिटल गेन में, वो एक अलग सेपरेट एग्जेम्पशन है, और सेक्शन 10 एक कॉमन सेक्शन 10 है, कॉमन सेक्शन है। कहीं भी अगर एग्जेम्पशन देनी हो ना तो सेक्शन 10 में आ जाते हैं ये लोग। नाउ कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ US 64, any income arising from the transfer of capital asset being a unit of US 64 is not chargeable to capital gain or income tax। US 64 एक यूनिट है, उसको बेचने पे अगर कुछ कैपिटल गेन होता है तो उस पर कैपिटल गेन नहीं लगाया जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज नॉट चार्जेबल टू टैक्स इन केसेस कवर्ड बाय ट्रांजैक्शन टैक्स। मतलब अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है और जिसपे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी लगा हुआ है, जिसपे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी लगा है, तो सेक्शन 1038 एप्लीकेबल हो जाएगा और उस पर टैक्स नहीं लगेगा।
लेकिन क्या क्या कंडीशन फॉलो करनी होगी? द असेट विच इज ट्रांसफर्ड इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। जो असेट ट्रांसफर किया जा रहा है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट होना चाहिए। और वो जो असेट है वो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या फिर इक्विटी शेयर्स होनी चाहिए कंपनी के। थर्ड, सच ट्रांजेक्शन्स टेक प्लेस ऑन और बिफोर अक्टूबर 1, 2004 इन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इंडिया। वो जो ट्रांजेक्शन है वो 1 अक्टूबर 2004 से पहले रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू पे वो शेयर्स खरीदे गए हो। डी, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर एज वेल एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स द ट्रांजेक्शन इज चार्जेबल टू सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। खरीदते टाइम भी और बेचने के टाइम पे भी आपने सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पे किया हो। ये 3-4 कंडीशन है कि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होनी चाहिए, इक्विटी शेयर्स होनी चाहिए, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होनी चाहिए, 1 अक्टूबर 2004 से पहले वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू खरीदा गया हो, खरीदते टाइम और बेचते टाइम सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स की पेमेंट हुई हो, तब जाके आप 1038 में आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। इफ द अबव कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 1038। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो 1038 में एग्जेम्पशन मिल जाएगी। हाउएवर, इन केस गिवन अबव, इफ द असेट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल, ये सारी कंडीशन पूरी हो रही है लेकिन असेट शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट माना है, अगर है लॉन्ग टर्म नहीं है, क्या शॉर्ट टर्म है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा और उसको 111A सेक्शन 111A में 15% प्लस सरचार्ज अगर कुछ है तो, और 4% ऑफ सेस, मतलब ये उसका टैक्स का रेट रहने वाला है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर ये सारे कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल है, इक्विटी शेयर है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, 1 अक्टूबर 2004 से पहले खरीदा गया है, खरीदते और बेचते टाइम पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं है, तो ये शॉर्ट टर्म कहलाएगा और शॉर्ट टर्म पे 111A में 15% प्लस 4% का टैक्स हो जाएगा, और अगर ये लॉन्ग टर्म है तो एग्जेम्प्ट है। अब हम देखने जा रहे हैं 10.9 कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन सर्टेन स्पेशल केसेस। कुछ स्पेशल केसेस में कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन कैसे होगी वो सारे के सारे केसेस कवर करेंगे। इन द फॉलोइंग केसेस द मेथड ऑफ कंप्यूटेशन इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव डिस्कस। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, जो भी समझा है, वो उससे चीज़ें अब अलग है, उससे यहाँ पे सारी चीज़ें अलग है। अब वो देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जो यहाँ कवर किए गए। जैसे पहला केस है कॉस्ट ऑफ असेट टू द प्रीवियस ओनर, मतलब आपने जो प्रीवियस ओनर जिससे आपने खरीदा है ना, अब मान लो किसी ने आपको गिफ्ट दे दिया और वो अब कैपिटल असेट भी माना जा रहा है, और किसी ने जब आपको गिफ्ट दिया तो आपको तो गिफ्ट फ्री में देगा ना, वो जीरो हो गई आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और आप उस गिफ्ट में लिए हुए प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, 50 लाख में बेच रहे हैं, तो जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप घटाओगे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी जीरो हो जाएगी, क्योंकि आपको तो गिफ्ट में मिला है, विल में मिला है ना। तो इस केस में प्रीवियस ओनर की क्या कॉस्ट थी, प्रीवियस ओनर के हाथ में उसकी क्या कीमत थी, उसने कितने में खरीदा था, वो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ असेट टू द प्रीवियस ओनर शैल बी डीम्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ एसएससी इन केस ऑफ इनहेरिटेंस, गिफ्ट और विल। मतलब इनहेरिटेंस, किसी की डेथ के बाद आपको मिल गया, किसी ने गिफ्ट कर दिया, किसी के वसीयतनामा में आपको मिल गया, तो वो तो फ्री में मिल गया। तो ऐसे केस में आप चाहेंगे कि भाई मेरा तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जीरो हो जाएगा, मुझे तो बहुत सारा टैक्स देना पड़ जाएगा, सारा का सारा मेरा प्रॉफिट माना जाएगा। तो इसलिए जो पिछला ओनर है, प्रीवियस ओनर की कॉस्ट आपकी कॉस्ट मान ली जाएगी, आपके अच्छे के लिए, आपके फेवर के लिए। ये further, in order to find out whether the capital asset is short term, long term, in such case the period of holding the previous owner shall be taken into consideration। अब ये लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, उसके लिए जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है, वो जो 36 महीने, 24 महीने, 12 महीने की कंप्यूटेशन है, उसमें आप प्रीवियस ओनर ने कितने टाइम के लिए होल्ड किया वो भी ऐड कर लो, फिर उसके बाद डिसाइड करो कि ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बिंग फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन अप्रैल 1, 2001। मतलब ये 1 अप्रैल 2001 से पहले का अगर कोई कैपिटल एसेट आपने परचेज किया है तो फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001 को क्या है वो ही आपकी कॉस्ट मानी जाएगी। या फिर अगर इससे आपने ज्यादा में परचेज किया है तो विच एवर इज हाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखो वेयर द कैपिटल एसेट हैज बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ एसएससी बिफोर अप्रैल 1, 2001, या फिर वेदर कैपिटल एसेट द प्रॉपर्टी बाय एनी मोड रेफर टू इन द एसेस बिकम द प्रॉपर्टी बाय द प्रीवियस ओनर बिफोर। या तो प्रीवियस ओनर के द्वारा आपको मिली या फिर आपने खुद परचेज किया, तो आप 1 अप्रैल 2001 को जो आपकी फेयर मार्केट वैल्यू है वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाएगी।
और यहाँ पे वही चीज़ जो मैंने अभी मेंशन किया, जब ऑप्शन अवेलेबल है, जब कॉस्ट ऑफ द एसेट और जो फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001 का जो हाइयर है, आपने खरीदा था 50 लाख में और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001 को 25 लाख है, तो आप तो 50 लाख लो, जो आपके लिए ज़्यादा है, वो आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ट्रेड कर लेंगे। लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है फेयर मार्केट वैल्यू, वो डेप्रिसिएबल असेट में अवेलेबल नहीं है, वो डेप्रिसिएबल असेट में अवेलेबल नहीं है। और ये ऑप्शन किस में भी अवेलेबल नहीं है? द ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट टू ट्रांसफर पर कैपिटल असेट मीन गुडविल ऑफ अ बिजनेस, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम एसोसिएटेड विद द बिजनेस, राइट टू मैन्युफैक्चर, मतलब जो भी पेटेंट, गुडविल और जो इंटेंजिबल असेट्स होते हैं, उस केस में भी ये 1 अप्रैल 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन देखने जा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल असेट्स। डेप्रिसिएबल असेट के केस में सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? आपने जो अभी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बताया है वो नॉन डेप्रिसिएबल असेट के केस में बताया कि 1 अप्रैल 2001 से पहले अगर कोई परचेज किया तो फेयर मार्केट वैल्यू देख लेना, और अगर पहले जो परचेज किया अगर वो उसकी वैल्यू ज्यादा है और फेयर मार्केट वैल्यू की कम है तो दोनों में जो हाई है वो ले लेना। और डेप्रिसिएबल असेट के केस में तो ये अप्लाई ही नहीं होगा, गुडविल के केस में अप्लाई नहीं होगा। तो सर डेप्रिसिएबल असेट के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहने वाली है वो देखते हैं, और उसके लिए हमें पढ़ना होगा सेक्शन 50, और आगे की चीजें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।